नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 10 अप्रैल। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 3 वीडियो देखने को मिलती हैं। एक सुबह 8 बजे देखने को मिलती है जो कि करंट अफेयर्स की होती है, और शाम को एक 4 बजे देखने को मिलती है जो कि हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करके चल रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वो यूपीएससी, बीपीएससी, आरओ कोई भी हो सकता है, घटना चक्र से। और तीसरा वीडियो आपको 8 बजे शाम को उसके पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं बताया जाता, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, यानी कॉन्सेप्चुअल जो आर्टिकल्स होते हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है, जैसे कि आंकड़े होते हैं, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसे क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था में निवेश का संकट। ठीक है, तो निवेश के बारे में बातचीत की गई है, तो पहले चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है। देखिए इसमें बताया गया है, निवेश अर्थव्यवस्था का आधार होता है। निवेश के अभाव से अर्थव्यवस्था अर्थहीन हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति इस एक उदाहरण भर है, यानी कि भारत में अभी निवेश वर्तमान में नहीं हो रहे हैं। तो उसके बारे में बात की जा रही है कि भारत विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी भारत में निवेश क्यों नहीं हो रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखिए डिस्कस करते हैं कि आदर्श अर्थव्यवस्था एक टर्म है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। अभी मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए कि आदर्श अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हाई हो गया है। पूछा जा सकता है कि आदर्श अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, या फिर इसके तहत क्या चीज़ें होती हैं, या तो फिर आदर्श अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो देख लीजिए, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। आदर्श अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ हर हाथ का हर काम और हर घर की कमाई सबके लिए सम्मानजनक जीवन के साधन और अवसर सुलभ हों। उसे हम यही सुलभता तभी संभव, ये इसे ही हम आदर्श अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि कहा गया है कि जहाँ हर हाथ का काम, हर घर की कमाई और सबके लिए सम्मानजनक जीवन हो, उसी को हम आदर्श अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह सुलभता तभी संभव है जब उचित निवेश उपलब्ध हो। खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्था में निवेश की बड़ी जिम्मेदारी क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि सार्वजनिक निवेश क्षेत्र में देखिए खुले बाजार का होता क्या है। खुले बाजार में उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, वो जहाँ की महंगाई बाजार की रहती है वो अपने आप मतलब कि बढ़ती रहती फिर गिरती रहती है। तो उसकी जो महंगाई होती है वो बाजार तय करता है, ना कि सरकार। इसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देख लीजिए कुछ आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि निवेश आकर्षित करने के लिए जाहिर तौर पर कोशिशें की गई हैं। व्यापार आसान बनाने से लेकर सभी क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए खोलने तक, कारपोरेट घटाने से लेकर आरबीसी जैसे कानून बनाने तक, इन सब के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन वह नहीं हुआ जो होना चाहिए था। यानी कि 190 देशों में से, यहाँ तक देखिए 190 देशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वें स्थान, 2014 में 142वें स्थान पर था, वर्तमान में 63वें स्थान पर आ गया है। ये याद रखिएगा, 63 स्थान पर भारत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितने देश हैं? 190 हैं, जब 2014 में 142 स्थान पर था, पहुंच गया है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था निवेश का मोहताज है। निजी क्षेत्र को भरोसा ही नहीं कि बाजार में छोड़ी जाने वाली पूंजी वापस लौटेगी। निजी क्षेत्र की बात की जा रही है, जो कि प्राइवेट सेक्टर होते हैं। निवेश सम्मेलन निवेशक वादे सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, यानी कि जो वादे किए जा रहे हैं निवेश के बारे में, ये सारे मतलब कि सही नहीं साबित हो रहे, अपने वादों पर खड़े नहीं उतर रहे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घट रहा है, तो घरेलू निजी निवेश के नीचे आ रहा है। और बेशक है कि इन सब के कारण, लेकिन आंतरिक कारण कम नहीं है। ये सारे कारण ही है कि कोई निवेश यहाँ क्यों नहीं कर रहा है। देखिए फिर उसके बाद और भी आंकड़े इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको हम बोलते हैं DPI, और उसके बाद IET, ठीक है, इसको आप ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के प्रभाव में 9 महीने अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम बोलते हैं FDI 15% घटकर 36 बचा है, यानी कि 36.75 अरब डॉलर बचा है। पिछले वित्त वर्ष में इसकी अवधि 43.17 अरब डॉलर थी, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। और अब कितना बचा है? तो 36.75 इतना बचा हुआ है, ठीक है।
तो ये सारे आंकड़े बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसमें देखिए एफडीआई में गिरावट का रुपया भी रुहासा हुआ है, डॉलर के मुकाबले 80% के नीचे लुढ़क गया है। जो रुपया है वो 80% नीचे लुढ़क गया है डॉलर के मुकाबले, निवेश ना होने के कारण। उसके बाद यही सारी चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट थी इसमें बता दी गई हैं। ये आंकड़े हैं जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनमें एक बार नज़र डाल सकते हैं। सरकार ने अब निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय पूंजीगत निवेश का जो परिव्यय इसको 37.4 यानी कि 737.4 बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। और इसमें बताया गया है कि पिछले वित्त वर्ष में 7.28 लाख करोड़ रुपए, मगर यह पूरी राशि हो पाएगी इसकी संभावना कम हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत देखिएगा। ये सारे आंकड़े बताए गए हैं आर्टिकल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा 2014, जो 2015, 2018 और 2020 में ऐसा हुआ है कि जब पूंजीगत निवेश के लिए घोषित की गई राशि कम नहीं है। अगर वित्त वर्ष 2024 में घोषित की गई पूरी राशि खर्च हो जाए तो महंगाई जो बेरोजगारी जैसी अर्थव्यवस्था की पूंजीगत बीमारी से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि पूंजीगत निवेश का बड़ा हिस्सा बड़ी परियोजनाओं में खर्च हो रहा है। जो कि निवेश है उसका बड़ा हिस्सा बड़ी परियोजनाओं में खर्च होना है। इसके खास किस्म की मांग बढ़ने से खास बड़े करोड़पतियों को तो लाभ होगा ही, लेकिन बेरोजगारों को और मतलब बेरोजगार जो रहेंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर रोजगार का अभाव होगा। देखिए गरीब कैसे होता है कि रोजगार का अभाव होने लगता है। क्यों रोजगार का अभाव क्यों होने लगता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बताई गई हैं कि जो निवेश होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का होता है कि कोई व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूर होता है, जो एक दिन मेहनत करते हैं, एक दिन काम करते हैं और फिर उसके बाद शाम को अपना पैसा लेके अपना कार्य करते हैं, ठीक है। तो उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं, और सेविंग्स ना होने के कारण जब उनके पास सेविंग्स नहीं होती हैं तो क्या होता है कि उनके पास जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस चीज़ में खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन कमाते हैं, फिर उसको शाम में अपने भोजन वगैरह और आदि चीज़ों में लगा देते हैं, तो उनके पास सेविंग्स नहीं होती। तो उनके लिए बाजार और महंगा हो जाता है। जब महंगाई आती है तो उनके लिए और महंगी हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए उनको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये में वो 90 रुपये तो उनको प्रतिदिन खर्च हो रहा है, 10 रुपये बच भी जा रहा है। तो 10 रुपये में उतनी ज़्यादा सेविंग्स हो नहीं पाती, जिसके कारण क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सेविंग्स ना होने के कारण उनका जो महंगाई पर है उनके जेबों पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो जो बहुत महंगी चीज़ें हैं वो नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि हाल ही में अभी कुछ प्याज महंगी हुई थी कुछ देर पहले, फिर नींबू महंगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। और लेकिन जिसके पास सेविंग्स होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े करोड़पति लोग होते हैं और बिजनेसमैन लोग होते हैं, तो उनके पास कभी नुकसान कभी फ़ायदा होता रहता है। जो उनको फ़ायदा होता रहता है तो उसके कारण क्या होता है कि वो अपना सेविंग्स बचा के रखते हैं और उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई महामारी आए। फिर मतलब हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि कोरोना टाइम में कोरोना आया था, ठीक है। कोरोना में क्या हुआ कि गरीब की जेब पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और उसको क्या हुआ कि उसके पैसे नहीं थे, बहुत सारे लोग ऐसे मारे भी गए कोरोना में। तो लेकिन जो बिजनेसमैन लोग थे उनके जेब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास सेविंग्स रखी हुई थी, वो अपना उस चीज़ में खर्च कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इस पर बताई गई हैं। और ये आंकड़े हैं, इसमें ये बताया गया है। देखिए इसमें ये बताया गया है कि निवेश को आगे आएगा, और अफसोस कि इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक इसके अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के अनुसार फरवरी 2023 में बेरोजगारी की दर कितनी थी? 7.45। लेकिन इसमें खुदरा महंगाई दर कितना थे? 6.44% दर्ज की गई। बेरोजगारी महंगाई में समन्वित प्रभाव को मंद पड़ी मांग का परिणाम है, और इसमें मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही की दर घटकर कितनी हो गई? 4.4,
और रह गई है, जो कि चौथी तिमाही इसका नीचे आने की आशंका है, ऐसा बताया गया। और फिर इसके बाद बताया गया है कि महामारी के टाइम पर भी महामारी और यूक्रेन जब युद्ध हुआ, यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, तो इसमें भी निर्यात नीचे आ रहा है। और मगर जो घरेलू गिरावट है, ये भी आंतरिक कारण इसके हैं कि घरेलू गिरावट जो हो रही है, महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे। पाकिस्तान में जैसे देख रहे हैं कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो यही सारी चीज़ें इस पर बताई गई हैं। 27 जनवरी 2023 को निर्यात जो ऋण है वो 14,390 करोड़ था, और 25 मार्च को यह 23,861 करोड़ रुपए है निर्यात। ठीक है, तो निर्यात आयात में गिरावट के फलस्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर नकारात्मक हो गई है, और इसको ध्यान रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें बताई गई जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ थे, आपको बता दिया गया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये है आज का कल्प मेधा। इसमें देखिए क्या गया है, डॉक्टर की मृत्यु तक विद्यार्थी रहता है, जब वह विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड डासन ने ऐसा कहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें, आंकड़े जॉइंट किए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद कर लीजिएगा कितना है। फिर उसके बाद आदर्श अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कितने देश शामिल थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसने किसने कौन कौन सी रिपोर्ट पेश की, बस इतना याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शाम को 4 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, शाम को 4 बजे आप तैयार रहेगा। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मतलब वो वीडियो देखने को मिलेगी। आज हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, आज हम लोगों का बौद्ध धर्म स्टार्ट होगा, तो सब लोग तैयार रहिएगा। हाँ, एक चीज़ बता दी, कल आपको कोई वीडियो नहीं देखने को मिली होगी, संडे था, क्योंकि संडे को कोई वीडियो नहीं आती। अब मैं सोच रही हूँ संडे को वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, आपको बता दिया जाएगा पहले से। तो चलिए ठीक है, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर देना। और आज का थोड़ा टॉपिक अच्छे से आप पढ़िएगा, अच्छे से सुनिएगा, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और फिर उसका कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की, किस संस्था के द्वारा जारी की, कितने देश थे, ये सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।